Hello everyone and welcome to my channel Mom Story by Sahana. Congratulations, you have been matched. आपका रेफरल आ गया. अब क्या? अब क्या करना है? अब कैसी तैयारी करनी है? क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, किसको फोन करना है, किसको नहीं फोन करना है. ये जो मैसेज जब आता है तो उस टाइम पे जो खुशी की लहर दौड़ती है ना, साथ भी साथ जो है बहुत सारा मतलब टेंशन, स्ट्रेस और एकदम से नर्वस सा फील होने लगता है कि अब हम क्या करें, क्या ना करें. तो डोंट वरी, आज के इस एपिसोड में मैं आपकी मदद करने वाली हूँ कि रेफरल आने के बाद आपको किस तरह से क्या लेके जाना है अपने साथ और कैसी तैयारी करनी है, इस बारे में इस एपिसोड में हम बात करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का एपिसोड. तो जैसे ही आपको रेफरल का मैसेज आता है और आपको मेल आता है तो सबसे पहले चीज तो लंबी सांस लीजिए, खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पेरेंट्स बन गए हैं. लिटरली आप अब पेरेंट्स बन गए हैं. बस इतनी सी देर है कि आप अपने जिगर के टुकड़े को मिलने जा रहे हैं. तो जिगर के टुकड़े को मिलने जा रहे हैं, उस दौरान आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ तैयारियां करनी है, जिनमें से सबसे पहला है कि आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और जो पेपर वर्क है वो आपको अपने साथ लेके जाना है. डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है? सबसे पहले तो आपको आपका होम स्टडी रिपोर्ट ओरिजिनल लेके जाना है और 3 से 4 फोटोकॉपीज उसके साथ आपको रखनी है. इसके अलावा आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो अपलोड किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं. जो उन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे सजेशन बॉक्स में आ रहा होगा, जिसे मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनका एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी. इसके अलावा आपको जो है 2 रेफरल लेटर लेके जाना होगा. रेफरल लेटर जो आपके रिलेटिव से या फिर आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मिला हो, सेइंग दैट कि वो आपको एडॉप्शन के इस प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं. तो ये हो गया डॉक्यूमेंट का बात. इसके अलावा आपको कुछ फोटोग्राफ्स रखने होंगे, अपने पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सिंगल भी रखने होंगे और एज ए कपल आपको रखना होगा. अगर आप एज ए कपल आपने रजिस्टर किया है इसके लिए, अगर आप सिंगल पेरेंट के तौर पे आपने रजिस्टर किया है तो आपको अपने फोटोग्राफ रखने होंगे. 1 या 2 फैमिली फोटोग्राफ्स भी मांगते हैं, डिपेंड करता है एजेंसी टू एजेंसी. तो इसलिए इस पॉइंट पे आके मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि जब भी आपको रेफरल आता है, आप जो भी बच्चा आप जो है फाइनली रिजर्व करते हैं, मतलब आप उसको सेलेक्ट करते हैं, तो आप जो है उस एजेंसी को सबसे पहले फोन करिए. फोन करके उनसे सारी डिटेल्स ले लीजिए कि उस एजेंसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं जो रिक्वायरमेंट्स आपको बता रही हूँ वो सब जनरल है, जो मोर देन एनफ है. 99% एजेंसीज आपको यही सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स मांगेंगी. 1-2 ऐसे हो सकते हैं कि शो इससे ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है मांगेंगे आपसे. तो सबसे पहला काम करिए कि जैसे ही आपको रेफरल आता है, अगर आपको 3 बच्चों का रेफरल आता है तो आप उसमें से डेफिनेटली कोई एक रिजर्व करेंगे. तो जिस भी एजेंसी से आप रिजर्व करते हैं, प्लीज उस एजेंसी पे कॉल करके कुछ चीजों को जान लीजिए. सबसे पहले तो उनसे पूछ लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लाने हैं अपने साथ. दूसरी चीज आप ये पूछ लीजिए कि एडॉप्शन कमेटी के सारे मेंबर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ये गुफअप हुआ था कि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी. तो हम तो वहां पे पहुंच गए, लेकिन हमें हफ्ते भर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि डीपीओ जो है उस डिस्ट्रिक्ट के, उस एरिया के जो है वो अवेलेबल नहीं थे और वो ट्रेनिंग पे गए हुए थे उस टाइम पे. तो सब कुछ रेडी होने के बावजूद भी हमें 1 हफ्ता वेट करना पड़ा वहां जाके, क्योंकि अडॉप्शन कमेटी के सारे मेंबर्स जो है अवेलेबल नहीं थे हमें फोस्टर केयर का ग्रीन सिग्नल देने के लिए. तो इसीलिए एक बार आप कॉल करके पूछ लीजिए कि सारे मेंबर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, और उनसे पूछ लीजिए कि किस दिन आने से या फिर किस समय पे आने से जो है ये सारी चीजें जो है जल्द से जल्द कंप्लीट हो सकती हैं. तीसरी चीज आपको ये पूछनी है उनसे कि बच्चे का जो है मेडिकल टेस्ट जो है अगर आप करवाना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी अगर मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप उनके जो रेगुलर पीडियाट्रिशियन से जो अगर आप बात करना चाहते हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है. तो ये सारी चीजें हैं जो जनरल आप एक कॉन्वर्सेशन कर लीजिए जिस भी एजेंसी से आप बच्चे को रिजर्व करेंगे. इसके बाद आ जाता है
आपका अपना प्रिपरेशन, मतलब कि आप अपनी पैकिंग करेंगे, क्योंकि अगर आप उसी स्टेट में हैं और आसपास ही रहते हैं तो सुबह जाके शाम के आने वाला ऐसा सीन है, तो आपका जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा कम हेक्टिक होगा। लेकिन अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल करने वाले हैं तो थोड़ा सा आपको प्री प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली इन प्रिपरेशंस के बाद ही अपना जो है टिकट कटाइएगा। तो ऐसा ना हो कि आपको रेफरल आए और आपने तुरंत अगले दिन की टिकट कटा ली तो आपकी बाकी सारी तैयारी जो है वो रह जाएगी। नाउ, बच्चे से रिलेटेड आपको जो चीजें लेके जानी है इसमें, तो वो डिपेंड करता है बच्चे के एज के ऊपर। अगर आपने 0 to 2 years के बच्चे को रिजर्व किया है तो मतलब जाहिर सी बात है कि बच्चा बहुत छोटा है। जब आपको रेफरल आता है तो आपको पता चल जाता है कि बच्चा 3 महीने का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, जिस भी एज ग्रुप का वो बच्चा है उससे रिलेटेड जो है आपको चीजें तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये तो एक बहुत जेनरिक है कि बच्चों के लिए आपको कपड़े ले जाने होंगे एज पर देयर एज। कम से कम 5 से 6 पैर रख लीजिए आप कपड़ों के, और मौसम के हिसाब से कपड़े रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये शॉप में हम जाते हैं, हम एज के हिसाब से कपड़े तो खरीद लेते हैं जिसमें 0 to 6 months लिखा होता है या 6 to 12 months लिखा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो एज ग्रुप में आप कपड़े जो खरीदते हैं वो या तो बच्चे को छोटे पड़ जाते हैं या फिर मतलब बिल्कुल ही नहीं अट पाते हैं उसको। तो इसीलिए अगर आपको से फॉर एग्जाम्पल 6 महीने के बच्चे का रेफरल मिला है तो कम से कम 9 से 12 महीने के एज ग्रुप के जो है कपड़े आप खरीद के रख लीजिए। मैं नहीं कहूंगी कि बहुत सारे रखिए, कम से कम 5 से 6 पैर आप रख लीजिए। नेक्स्ट आता है उसके खाने पीने के आइटम्स। खाने पीने के आइटम्स में आता है कि बच्चा अभी फॉर्मूला मिल्क पे है तो आपको फॉर्मूला लेके जाना होगा अपने साथ। बॉटल्स रखने होंगे उसके लिए। अगर बच्चा ऑलरेडी खाता है, मतलब जैसे 1 साल के ऊपर का बच्चा है तो थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा सकता है, स्नैक्स वगैरह जैसे कि बिस्किट हो गया, कुकीज हो गया, या फिर घर के बने हुए जो मठरी वगैरह होते हैं, लड्डू होते हैं, इस तरह की चीजें बच्चे खा सकते हैं जो 1 साल के ऊपर के होते हैं। तो आपको इस तरह से अपनी प्लानिंग करनी है, इस तरह से अपनी पैकिंग करनी होगी कि बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से पहला तो उसका कपड़ा, दूसरा उसका खाने पीने का चीज आपको रखना होगा। नॉट टू फॉरगेट, ऑलवेज ऑलवेज कैरी ए फ्लास्क। एक थर्मस जरूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि बच्चे को जो है जब आप एक एनवायरमेंट से दूसरे एनवायरमेंट में शिफ्ट करते हैं तो सर्दी होने के या फिर पेट खराब होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने पास एक थर्मस रखिएगा, कम से कम 1 लीटर का थर्मस तो अपने पास रखिएगा। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो आप लेके जा सकते हैं, नहीं है तो प्लीज आप बाजार से खरीद लीजिए। मिल्टन के मिलते हैं, मिल्टन का, सेलो का, हर ब्रांड का आपको फ्लास्क मिल जाएगा वहां पे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों से रिलेटेड आपको रखना होगा वो है उसके हाइजीन एसेंशियल्स। हाइजीन एसेंशियल्स में आते हैं वाइप्स, आते हैं डाइपर्स, आते हैं टॉवल्स, आते हैं नैपकिन्स, आते हैं तो बिब्स आते हैं आपके। तो ये सारी चीजें होती है जो हाइजीन एसेंशियल्स में आते हैं। डेटॉल रख लीजिए, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, अभी आपको अगर रेफरल आता है या किसी भी टाइम पे आपको रेफरल आता है, आप दूसरी जगह पे जाते हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप सैनिटाइजर जरूर अपने साथ रखिए, क्योंकि आप अपने हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं उससे। जो भी आपके बाथ एसेंशियल्स हैं बच्चे के वो भी कैरी करिए, क्योंकि यू नेवर नो कि हो सकता है आपको वहां पे 1-2 दिन रुकना पड़े। बच्चे का आपको फोस्टर कस्टडी तो मिल गया, लेकिन हो सकता है कि कोई एक आध पेपर वर्क रह जाए, उसकी वजह से आपको एक और दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़े। तो बाथ एसेंशियल्स रखिए, टॉवेल हो गया, शैम्पू हो गया, नॉर्मल सोप हो गया, क्रीम हो गए, बॉडी लोशंस हो गए, इस तरह की चीजें जो है बच्चे से रिलेटेड आपको सारी चीजें रखनी होंगी। तो अगर आप किसी बड़े बच्चे को लेने जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बड़े बच्चों के लिए जब भी आप कपड़े खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि 5 साल का जो बच्चा है वो हमारे हिसाब से नहीं होता है। कई बार वो शॉर्ट होता है, कभी लंबा होता है, कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है। तो उसके लिए आप जो है मैं ये सजेस्ट करूंगी कि कपड़े मत लेके जाइए, बाकी सारे एसेंशियल चीजें आप रख लीजिए, कपड़े मत लेके जाइए। एक या दो आप रख लीजिए, बट एक बार आप वहां पे एजेंसी में जाते हैं, बच्चे से मिल लेते हैं, एक बार आपको उसका फिजिक समझ में आ जाता है, तब आप जो है वहीं पे उसी एरिया में जो है बच्चे के लिए कुछ कपड़े आप खरीद सकते हैं। तो ये थी जनरल बातें, जब आपको रेफरल आ जाता है तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को कहूंगी कि अपना चेकलिस्ट जरूर बना के रखिएगा।
उस चेकलिस्ट के हिसाब से जो है पैकिंग करना बहुत आसान होता है। एक बहुत ही कॉमन चीज है, आपने वीडियोस देखे होंगे बहुत सारे, फिर आपके फैमिली में आपने देखा होगा कि जो भी पेरेंट एक्सपेक्टिंग होते हैं वो अपना एक हॉस्पिटल बैग रेडी करते हैं। तो उसी तरह से आपको जो है आपका रेफरल बैग रेडी करना है। तो उस रेफरल बैग के लिए आपको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप बैठ के लिस्ट डाउन करिए कि आपने जिस एज ग्रुप में बच्चे को रजिस्टर किया है, तो उस एज ग्रुप के बच्चों की क्या क्या जरूरतें होती हैं। तो प्री रेफरल, जैसे कि आपको समझ में आ जाता है कि इस महीने के रेफरल चल रहे हैं और अगले महीने के रेफरल्स जो है आपके हैं, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आप प्लीज उस हिसाब से जो है लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए कि अगर मुझे 3 महीने के बच्चे का रेफरल आता है तो मुझे क्या क्या रखना चाहिए। 1 साल के बच्चे का रेफरल आता है तो मुझे क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो एक जगह पे जो है आपको चेकलिस्ट बना लीजिए और अपनी चीजों को जो है धीरे धीरे करके स्टॉक कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मिनट पे जो है चीजें खरीदना होता है या फिर बाहर जाना होता है तो बहुत ही हड़बड़ी मच जाती है। और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमारा तो इमीडिएट प्लेसमेंट के थ्रू हुआ, तो हमें काफी मतलब कंफ्यूजन हो गया था कि क्या करें क्या ना करें। और इस चक्कर में कुछ चीजें मिस भी हो गई थी जो वहां पे जाके हमने खरीदी थी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप शुरू से करते रहिए। डायपर का साइज और कपड़ों का साइज जो है ये बच्चे के वेट के हिसाब से और हाइट के हिसाब से होता है। तो ये आप एकदम लास्ट मिनट पे करिएगा, इसको आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा बाकी सारी चीजें प्रिपेयर करके रख सकते हैं, नैपकिन्स, टॉवेल्स, यहाँ तक कि आपके लोशंस, क्रीम्स और स्नैक्स वगैरह बच्चे क्या खा सकते हैं। थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए या अपने फैमिली मेंबर्स में से जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा पूछताछ कर लीजिए कि उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों के लिए क्या क्या लेके जाना चाहिए। फॉर्मूला पिलाना चाहते हैं तो कौन कौन से फॉर्मूला अवेलेबल है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब हर एक फॉर्मूले का अपना प्लस एंड माइनस होता है डिपेंडिंग ऑन बच्चे को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप जब एजेंसी को कॉल करेंगे तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि बच्चा कौन से फॉर्मूला मिल्क पे है, सो दैट आप उस वही फॉर्मूला मिल्क जो है आप अपने साथ रख सकते हैं। तो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी सवाल आपके मन में आते हैं, हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो इस वीडियो में, तो आप वो सवाल जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। लेकिन अगर आप कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं, आप कुछ कमेंट सेक्शन में पूछने से झिझक रहे हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है momstoryby.sahana@gmail.com। आप यहाँ पे मेल करिए तो मैं आपको उन सवालों के जवाब जरूर दूंगी। मैं अब आपसे विदा लेती हूँ और फिर आपको मिलूंगी अगले हफ्ते एक और एडॉप्शन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो नमस्कार, बट स्टे ट्यून टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना।